इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट ये बॉडी फ्लूइड्स का सबसे बड़ा पार्ट है। ये कंपार्टमेंट सेल्युलर प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वो फ्लूइड है जो सेल्स के अंदर होता है। ये टोटल बॉडी वेट का अप्रोक्सीमेटली 70% वेट होता है। कंपोनेंट्स के अंदर ये पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट में रिच होता है और सोडियम और क्लोराइड की लोअर कंसेंट्रेशन होती है। ICF हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स कंटेन करता है जो सेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब फंक्शंस की बात करें तो सेलुलर प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रेप्लिकेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये सेल का शेप मेंटेन करता है और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को इन और आउट ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड है जो सेल्स के बाहर होता है। ये टोटल बॉडी वेट का अप्रोक्सीमेटली 30% बनाता है। इसमें कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो जैसे सब कंपार्टमेंट्स आते हैं। सब कंपार्टमेंट्स में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये फ्लूइड टिश्यू में सेल्स के बीच होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और वेस्ट रिमूव करते हैं। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अप्रोक्सीमेटली 25% होता है। प्लाज्मा में इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं और ये ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड इसमें स्पेशलाइज्ड फ्लूइड जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड और दूसरे इंक्लूडेड है। ये स्पेसिफिक कैविटीज और स्ट्रक्चर्स में होती है और स्पेशलाइज्ड रोल्स प्ले करती है। फंक्शंस की बात करें तो ECF फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, सेल्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच न्यूट्रिएंट और वेस्ट एक्सचेंज का मीडियम प्रोवाइड करता है और ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन के अंदर देखें इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स होते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल्स के बीच का फ्लूइड, ब्लड, लिम्फ, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, वाटर और ट्रांससेल्युलर फ्लूइड जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड आता है। ये फ्लूइड्स न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। अब थर्ड स्पेसिंग क्या है? थर्ड स्पेसिंग का मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऐसे एरियाज में ट्रैप हो जाता है जहां वो बॉडी के नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए यूज नहीं होता। फ्लूइड बॉडी के उन एरियाज में एक्यूमुलेट हो जाता है जहां नॉर्मल फ्लूइड नहीं होता, जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस, सेल्स के बीच की जगह और बॉडी कैविटीज जैसे पेरिटोनियल, प्लूरल या पेरिकार्डियल कैविटीज। ये कंडीशन सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है क्योंकि फ्लूइड वहाँ ट्रैप हो जाता है और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए अवेलेबल नहीं होता। इससे हाइपोवोलेमिया हो सकता है, चाहे ओवरऑल फ्लूइड बैलेंस नॉर्मल या इंक्रीज हो। कॉजेज ऑफ थर्ड स्पेसिंग: इन्फ्लेमेशन, इंजरी, बर्न्स, ट्रॉमा या सर्जरी से इन्फ्लेमेशन होती है जो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ा देती है और फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में लीक होने लगता है। इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन या सेप्सिस के कारण बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स थर्ड स्पेसिंग कॉज कर सकता है। लिवर डिजीज, सिरोसिस जैसे कंडीशन, असाइटिस, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कॉज कर सकता है ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन। हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से लंग्स और दूसरे टिश्यूज में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। किडनी डिजीज, रिड्यूस्ड किडनी फंक्शन से फ्लूइड रिटेंशन और इम्बैलेंस होता है जो थर्ड स्पेसिंग कॉज करता है। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ब्लड में लो लेवल्स ऑफ एल्ब्यूमिन ऑन्कोटिक प्रेशर कम कर देती है जिससे फ्लूइड टिश्यूज में लीक होने लगता है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं जैसे स्वेलिंग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, लो ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट रेट, वेट गेन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। अगर लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मैनेजमेंट क्या होगा थर्ड स्पेसिंग के लिए? फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकेशंस देंगे पेशेंट को, एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। थर्ड स्पेसिंग एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है और इसके अंडरलाइंग कॉजेज को मैनेज करना और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन और इंटरवेंशन जरूरी है। फ्लूइड मैनेजमेंट में हम फ्लूइड इनटेक और आउटपुट को केयरफुली मॉनिटर और मैनेज करना ज़रूरी है। कुछ केसेस में फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है।
मेडिकेशंस के अंदर डायूरेटिक्स के यूज़ एक्सेस फ्लूइड की बॉडी से निकलने के लिए किया जाता है। इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के केसेस में अप्रोप्रिएट मेडिकेशन जैसे एंटीबायोटिक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ होते हैं। एंड अंडरलाइन कोज को एड्रेस करने के लिए थर्ड स्पेसिंग के रूट कोज को ट्रीट करना जैसे हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज या इन्फेक्शन को मैनेज करना कंडीशन डिजोल्व करने के लिए ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट के अंदर एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक इंश्योर करना ताकि ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन हो और फर्दर फ्लूइड लीकेज इनटू टिश्यू प्रिवेंट हो सके। थर्ड स्पेसिंग से बॉडी फ्लूइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होती है और ये डिहाइड्रेशन और ऑर्गन मालफंक्शन का कॉज बन सकता है। अब हम असेस कैसे करेंगे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लॉस को, चलिए देखते हैं। थर्ड स्पेसिंग से फ्लूइड लॉस को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। फ्लूइड लॉस को वेट चेंजेस या इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड से नहीं देखा जा सकता। ये तब तक नहीं पता चलता जब तक ऑर्गन मालफंक्शन नहीं होता। बॉडी सिस्टम से क्या रिलेशन है इन फ्लूइड्स का, अब हम बॉडी सिस्टम को भी देखते हैं। बॉडी सिस्टम कैसे अफेक्ट होते हैं इन प्रोसेसेस में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सोडियम और पोटाशियम हार्ट फंक्शन के लिए जरूरी है। इम्बैलेंसेस से अरिथमियाज या हार्ट फेलियर हो सकता है। थर्ड स्पेसिंग से ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है जो ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। मस्कुलर सिस्टम में कैल्शियम और मैग्नीशियम मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इम्बैलेंसेस से मसल क्रैम्प्स, वीकनेस और स्पाज्म हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम में सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम नर्व इंपल्सेस के लिए जरूरी है। इम्बैलेंसेस से ब्रेन फंक्शन पे इम्पैक्ट हो सकता है जैसे कंफ्यूजन, सीजर और कोमा। रीनल सिस्टम में किडनीज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करती है। किडनी डिजीज से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फ्लूइड रिटेंशन या लॉस हो सकता है। तो आज हमने बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स और थर्ड स्पेसिंग के बारे में डिटेल में देखा। ये सब चीज़ें बॉडी के डिफरेंट सिस्टम से कैसे जुड़ी है और क्यों ये चीज़ें होती है, ये समझा।